Hello student, today I am going to solve NIS 317 Political Science question paper of October 2022. Maximum marks is 100 and passing marks is 33. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See link a description for previous year solved question paper. Section A Khand A 1. Explain any two difference between political science and politics. राजनीति विज्ञान और राजनीति के बीच कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए. 1. Politics deals with the power but political science is study of shaping and sharing power. 2. Politics is the practical aspects whereas political science is the theoretical aspect. 1. राजनीति शक्ति से संबंधित है लेकिन राजनीतिक विज्ञान शक्ति को आकार देने और साझा करने का अध्ययन है. 2. राजनीति व्यवहारिक पहलू है जबकि राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक पहलू है. 2. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. अवसर की समानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट एवरीबडी शुड हैव इक्वल चांस टू एक्सेस पब्लिक पोजीशन एंड ऑफिस. एवरीबडी शुड गेट अ चांस टू बी एट द इनिशियल स्टार्टिंग लाइन. व्हेन द रेस ऑफ द लाइफ कुड बिगिन, it means no discrimination. It also means equality of conditions. It means that similar cases are to be treated in a similar way. अवसर की समानता का अर्थ है कि सभी को सार्वजनिक पद और कार्यालय तक पहुंचने का समान अवसर मिलना चाहिए. हर किसी को शुरुआती लाइन पर होने का मौका मिलना चाहिए, तभी जिंदगी की दौड़ शुरू हो सकती है. यानी कोई भेदभाव नहीं. इसका अर्थ शर्तों की समानता भी है. इसका मतलब है कि समान मामलों को समान तरीके से व्यवहार किया जाना है. 3. स्टेट एनी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित राज्य के किन्हीं दो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए. 1. टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. 2. मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस. 1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना. 2. राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखें. 4. स्टेट एनी टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के उपराष्ट्रपति के कोई दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए. 1. वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड प्रिसाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा. 2. इन केस ऑफ अ टाई ऑन अ बिल, वाइस प्रेसिडेंट कैन कास्ट हिज हर वोट टू रीच एट अ डिसीजन. 1. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भूतपूर्व सभापति होता है और राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है. 2. किसी विधेयक पर मत बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति किसी निर्णय पहुंचने के लिए अपना मत दे सकते हैं. 5. राइट एनी टू क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक कोई दो योग्यताएं लिखिए. 1. One should be of not less than 25 years of age. 2. Should declare through on oath or affirmation that he has true faith and allegiance in the Constitution of India and that he will uphold the sovereignty and integrity of India. 1. व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. 2. शपथ या प्रतिज्ञा के माध्यम से घोषित करना चाहिए कि भारत के संविधान में उनकी सच्ची आस्था और निष्ठा है और वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे. 6. एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन. जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए. Political parties interact with the people and are instruments of public opinion formation. They make people aware of the public issues. Their purpose is to make people politically aware and encourage them to express their opinion. Political parties use pamphlets, journals, literature, meetings, rallies, prefers media platform to mount the public opinion. Political parties help form an opinion which suit them. The aim of the political parties is to form and mount public opinion to garner support of the people. राजनीतिक दल लोगों के साथ बातचीत करते हैं और जनमत निर्माण के साधन हैं. वे लोगों को जनता के मुद्दों से अवगत कराते हैं. उनका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना और उन्हें अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है. राजनीतिक दल जनता की राय को ढालने के लिए पैम्फलेट, पत्रिकाओं, साहित्यों, बैठकों, रैलियों का उपयोग करते हैं. मीडिया प्लेटफॉर्म का तरजीह देते हैं.
राजनीतिक दल एक राय बनाने में मदद करते हैं जो उन्हें सूट करती है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए जनमत बनाना और ढालना है। 7. एग्जामिन एनी वन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। क्षेत्रवाद की वृद्धि के लिए उत्तरदायी किसी एक कारण को परख कीजिए। कंटिन्यूअस निग्लेक्ट ऑफ एन एरिया और रीजन इट लीड्स टू रीजनलिज्म एंड पीपल सीक डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया, प्रिजर्वेशन ऑफ देयर लैंग्वेज कल्चर फॉर देयर डेवलपमेंट। किसी क्षेत्र या क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा यह क्षेत्रवाद की ओर ले जाता है और लोग अपने क्षेत्र के अपने विकास के लिए अपनी भाषा संस्कृति के संरक्षण की तलाश करते हैं। 8. पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ हैंड केयर टू गुड गवर्नेंस, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ वन आर्गूमेंट। जनसंख्या वृद्धि सुशासन के मार्ग में एक बाधा है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। Growth of population has proved to be an impediment to eliminate poverty, unemployment, literacy, and to provide education, health, and food. Growth of population makes the resources insufficient. It creates pressure on land, air, and water resources. So, governments find it difficult to mobilize and utilize the country's social and economic resources for the benefit of all. Hence, population growth becomes a हाइंड्रेंस। जनसंख्या वृद्धि गरीबी, बेरोजगारी, साक्षरता को दूर करने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन उपलब्ध कराने में बाधक सिद्ध हुई है। जनसंख्या वृद्धि संसाधनों को अपर्याप्त बनाती है। यह भूमि, वायु और जल संसाधनों पर दबाव बनाता है। इसलिए सरकारों को सभी के लाभ के लिए देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों को जुटाने और उनका उपयोग करना कठिन लगता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि एक बाधा बन जाती है। 9. स्टेट एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी। 1. प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। 2. अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य 1. राष्ट्रीय हित का संरक्षण। 2. विश्व शांति की उपलब्धि। 10. एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। राज्य और समाज के बीच कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। Difference between state and society. 1. State is a political organization. Society is a social organization. 2. Society is superior to state. 3. Society is a natural creation but state is artificial created institution. 4. State is a means and society is the end. 5. State is sovereign but society is not. राज्य और समाज के बीच अंतर। 1. राज्य एक राजनीतिक संगठन है, समाज एक सामाजिक संस्था है। 2. समाज राज्य से पहले है। 3. समाज एक प्राकृतिक रचना है लेकिन राज्य एक कृत्रिम निर्मित संस्था है। 4. राज्य एक साधन है और समाज साध्य है। 5. राज्य संप्रभु है लेकिन समाज नहीं। 11. एक्सप्लेन एनी 5 एजम्पशंस ऑन विच मार्क्सिज्म इज बेस्ड। कोई 5 मान्यताएं स्पष्ट कीजिए जिस पर मार्क्सवाद आधारित है। Nothing happens in its own. There is always a cause-effect relation. The real development is always the material development. The economic factor is the dominant factor in both individual and social life. Human beings are born in history and make history. Social and opposing classes through their struggle more in the forward direction. 1. अपने आप कुछ नहीं होता, हमेशा एक कार्य कारण संबंध होता है। 2. वास्तविक विकास हमेशा भौतिक विकास होता है। 3. आर्थिक कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों में प्रमुख कारक है। 4. मनुष्य इतिहास में जन्म लेता और इतिहास रचता है। 5. सामाजिक और विरोधी वर्ग अपने संघर्ष के माध्यम से आगे की दिशा में बढ़ते हैं। 12. स्टेट एनी 5 फ्रीडम्स ग्रांटेड अंडर द राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रदान की गई कोई 5 स्वतंत्रताएं लिखिए। फंडामेंटल फ्रीडम्स। 1. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 2. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। 3. Freedom to form associations or unions. 4. Freedom to move freely in the territory of India. 5. Freedom to reside and settle in any part of India. मौलिक स्वतंत्रता। 1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2. बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता। 3. संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4. भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। 5. भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी। 13. एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल वेयर डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेक लॉज, बट राज्यसभा इज हाउस ऑफ स्टेट्स वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. Introduction of money bill and their adoption is the power of Lok Sabha alone. Removal of cabinet by no confidence motion rests with the Lok Sabha. In certain areas, Rajya Sabha bear vested exclusive powers. For example, it can declare a subject in state list as a matter of national importance and facilitates a certain legislation. Both have different responsibilities. 8 Lok Sabha is more powerful. लोकसभा लोगों का सदन है जहां सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, लेकिन राज्यसभा राज्यों का सदन है जहां राष्ट्रीय विधानसभाओं द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। धन विधेयकों को पेश करना और उन्हें अपनाना केवल लोकसभा की शक्ति है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कैबिनेट को हटाने का काम लोकसभा का होता है। कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा के पास अनन्य शक्तियां निहित हैं। उदाहरण के लिए यह राज्य सूची में किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में घोषित कर सकता है और केंद्रीय विधान की सुविधा प्रदान करता है। दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, फिर भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। 14. एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। रोल्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। 1. इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स द रोल ऑफ कास्ट हैज़ बिकम मोर प्रोमिनेंट। 2. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टेंड्स टू गिव पार्टी टिकट्स टू कैंडिडेट्स फ्रॉम amongst the numerically or otherwise dominant caste in every constituency. 3. Caste association play a crucial role in electoral victory. 4. During formation of Council of Ministers, caste consideration is an important factor. 5. Some political parties represent some particular caste. राजनीति में जाति की भूमिका। एक, चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका अधिक प्रमुख हो गई है। 2. सभी राजनीतिक दल प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संख्यात्मक या अन्यथा प्रभावशाली जाति के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देते हैं। 3. जाति संघ चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4. मंत्रिपरिषद के गठन के दौरान जाति विचार एक महत्वपूर्ण कारक हैं। 5. कुछ राजनीतिक दल कुछ विशेष जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 15. स्टेट द 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। पंचशील के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत लिखिए। प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। 1. म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। 2. Mutual non-aggregation. 3. Mutual non-interference in each other's internal affairs for equality and mutual benefit. 5. Peaceful coexistence. पंचशील के सिद्धांत। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान। 2. परस्पर अनाक्रमण। 3. एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। 4. समानता और पारस्परिक लाभ। 5. शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। 16. एक्सप्लेन ब्रीफली द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिफोर 1947 बोथ वेयर वन नेशन अंडर ब्रिटिश रूल, हैव मच इन कॉमन एट perpetually in a state of undeclared war. Both claim Kashmir as a part of their country. Pakistan's interference in Kashmir Valley is a problem for India. टेररिज्म इन कश्मीर हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल इशू। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध 1947 से पहले दोनों ब्रिटिश शासन के तहत एक राष्ट्र थे। अघोषित युद्ध की स्थिति में हमेशा के लिए बहुत कुछ सामान्य है। दोनों कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बताते हैं। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का दखल भारत के लिए एक समस्या है। कश्मीर में आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। सी लिंक ए डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर। 17. एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 4 की फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। 1. Asymmetric federalism. Unlike many other federal systems, India's federal structure is characterized by a significant degree of asymmetry. This means that different states with India have different levels of autonomy and power. While the central government, for example, some states have their own language and cultural identity recognized in the Indian Constitution, while others do not. 2. Cooperative federalism. Indian federalism is often described as cooperative federalism, which means that the central government and state governments work together to address common problems and issues. The Indian Constitution provides for several institutions and mechanisms for
cooperation between the central and state governments such as the Inter-State Council, the Planning Commission and the National Development Council. 3. Independent judiciary. Indian federalism is characterized by an independent judiciary that serves as a check on the power of both and central and state governments. The Indian Constitution establishes a federal court system with the Supreme Court as the final arbiter of disputes between the central government and the states. 4. Dual polity. Another feature of Indian federalism is the existence of a dual polity, which power divided between the central government and the state government. The Indian Constitution lays out a detailed list of subjects that fall under the jurisdiction of the central government, while other subjects are the responsibility of the state governments. This division of power ensures that both the central and state governments have the autonomy to make decisions in their respective areas of responsibility, while also ensuring a measure of cooperation and coordination between them. भारतीय संघवाद की 4 प्रमुख विशेषताएं। 1. असममित संघवाद। कई अन्य संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारत की संघीय संरचना में विषमता की एक महत्वपूर्ण डिग्री की विशेषता है। इसका मतलब यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार की तुलना में स्वतंत्रता और शक्ति के विभिन्न स्तर हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों की अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, जबकि अन्य नहीं। 2. सहकारी संघवाद। भारतीय संघवाद को अक्सर सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आम समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर काम करती हैं। भारतीय संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के लिए कई संस्थानों और तंत्रों का प्रावधान करता है, जैसे अंतर्राज्य परिषद, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। 3. स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संघवाद की विशेषता एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार की शक्ति पर एक जांच के रूप में कार्य करती है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्य के बीच विवादों के अंतिम मध्यस्थ के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक संघीय अदालत प्रणाली स्थापित करता है। 4. दोहरी राजनीति। भारतीय संघवाद की एक अन्य विशेषता एक दोहरी राजनीति का अस्तित्व है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजित है। भारतीय संविधान उन विषयों की एक विस्तृत सूची देता है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि अन्य विषय राज्य सरकारें की जिम्मेदारी है। सत्ता का यह विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास जिम्मेदारी के अपने अपने क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ ही उनके बीच सहयोग और समन्वय का एक उपाय भी सुनिश्चित करता है। और explain the importance of right to constitutional remedies as soul of the fundamental rights। मौलिक अधिकारों की आत्मा के रूप में संवैधानिक उपचार के अधिकार के महत्व की व्याख्या कीजिए। Right to constitutional remedies is the soul of the fundamental rights. Without this right, all other rights would have been at the mercy of the executive and the legislatures. But this right ensures that no fundamental right is violated or neglected. Anyone who feels that his or her rights are being violated can use this right and seek the protection from the Supreme Courts and High Courts, which can issue fine works to protect the fundamental rights. 1. Habeas corpus. 2. Mandamus. 3. Prohibition. 4. Qua warranto vi certiorari। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की आत्मा है। इस अधिकार के बिना अन्य सभी अधिकार कार्यपालिका और विधायियों की दया पर होते हैं, लेकिन यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उपेक्षा न हो। जो कोई भी महसूस करता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, वह इस अधिकार का उपयोग कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों से सुरक्षा की मांग कर सकता है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अच्छे कार्य जारी कर सकते हैं। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2. परमादेश। 3. निषेध। 4. अधिकार। 5. उत्प्रेषण। 18. डिस्क्राइब एनी 8 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की कोई 8 शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। फंक्शंस एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 1. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ द लोक सभा। 2. प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3. चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। 4. हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड presides over the meeting of the cabinet. 5. Prime Minister coordinates the working of various ministers. 6. Prime Minister plays an important role in formation of policies and programs of the government. 7. Prime Minister represents the state in different international forum. 8. Recommends the name for appointment as minister। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। 1. प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख और लोकसभा का नेता होता है। 2. प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार होते हैं।
3 सरकार का मुख्य प्रवक्ता, 4 मंत्रिपरिषद का प्रमुख और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, 5 प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के कार्यों का समन्वय करता है, 6 प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 7 प्रधानमंत्री विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, 8 मंत्रियों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है और उन्हें हटा भी सकता है। और डिस्क्राइब एनी 4 पावर एंड जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की 4 शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। 4 powers and jurisdiction of High Court in India. 1. Original jurisdiction. High courts have original jurisdiction to hear and decide cases in which the value of the dispute exceeds a certain threshold, which varies from state to state. These cases can include civil and criminal matters, such as disputes related to properties, contracts, or criminal offences. 2. Appellate jurisdiction. High courts have appellate jurisdiction over lower courts within their respective states or union territories. They can hear appeals against the decision of district courts, civil courts, and other subordinate courts. The High Court can either uphold, modify, or reverse the decision of the lower court. 3. Writ jurisdiction. High courts have the power to issue writs, which are judicial orders directing a person, public authorities, or government to perform or refrain from performing a specific act. The 5 types of writs that can be issued by the High Court are habeas corpus, mandamus, provision, certiorari, and qua warranto. 4. Supervisory jurisdiction. High Court have supervisory jurisdiction over all subordinate courts within their respective states or union territories. This power allows the High Court to ensure that the lower courts are functioning within their legal limits and that justice is being delivered efficiently and effectively. High courts can also transfer cases from one subordinate court to another if they deem it necessary for the proper administration of justice. उच्च न्यायालयों की 4 शक्तियां और अधिकार क्षेत्र। 1. मूल अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालयों के पास उन मामलों को सुनने और तर्क करने का मूल अधिकार क्षेत्र है जिनमें विवाद का मूल्य एक निश्चित सीमा से अधिक है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। इन मामलों में नागरिक और आपराधिक मामले शामिल हो सकते हैं, जैसे संपत्ति, अनुबंध या आपराधिक अपराधों से संबंधित विवाद। 2. अपीलीय अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालयों के पास अपने संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर निचली अदालतों पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र होता है। वे जिला अदालतों, दीवानी अदालतों और अन्य अधीनस्थ अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुना सकते हैं। उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले को बरकरार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उलट सकता है। 3. रीट क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालयों के पास रीट जारी करने की शक्ति है, जो न्यायिक आदेश है जो किसी व्यक्ति, सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकार को किसी विशिष्ट कार्य को करने या करने से रोकने का निर्देश देते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकने वाले 5 प्रकार के रीट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। 4. पर्यवेक्षी क्षेत्र अधिकार। उच्च न्यायालयों के पास अपने संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र होता है। यह शक्ति उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि निचली अदालतें अपनी कानूनी सीमा के भीतर काम कर रही हैं और न्याय कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय भी मामलों को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं यदि वे न्याय के उचित प्रशासन के लिए आवश्यक समझते हैं। 19. एक्सप्लेन एनी 4 शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। भारतीय चुनाव व्यवस्था में कोई 4 दोष स्पष्ट कीजिए। 4 shortcomings of the Indian electoral system. 1. Influence of money and muscles power. One of the biggest problems with the Indian electoral system is the rampant use of money and muscles power to influence voters. Candidates often spend exorbitant amounts of money to win elections and in some cases use their power and influence to intimidate voters. This not only undermines the democratic process but also creates an uneven playing field for candidates who do not have access to such resources. 2. Electoral malpractices. The Indian electoral system is also plagued by several malpractices such as booth capturing, bogus voting and ringing. These malpractices undermine the credibility of the electoral
process and compromise the sanity of the vote. Despite the efforts of the Election Commission, such malpractice continue to occur in some parts of the country. 3. Criminalization of politics. Another major issue with the Indian electoral system is the criminalization of politics. Many candidates with criminal records are elected to the parliament and state assemblies, which undermines the integrity of the democratic process. The presence of such candidates also poses a threat to the safety and security of citizens. 4. Inadequate representation. The Indian electoral system is based on the first past the post system, which means that the candidate with the most vote win. However, this system often leads to the inadequate representations of minority community and women. As a result, there is a lack of diversity in the elected representatives, which can lead to a skewed representation of the interest of the population. भारतीय चुनाव प्रणाली की 4 कमियां। 1. धन और बाहुबल का प्रभाव। भारतीय निर्वाचन प्रणाली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन और बाहुबल का बेतहाशा इस्तेमाल। उम्मीदवार अक्सर चुनाव जीतने के लिए अत्यधिक धन खर्च करते हैं और कुछ मामलों में मतदाताओं को डराने के लिए अपनी शक्ति या प्रभाव का उपयोग करते हैं। यह न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करता है, बल्कि ऐसे उम्मीदवारों के लिए आसमान खेल का मैदान ही बनता है जिनके पास ऐसे संसाधनों तक पहुँच नहीं है। 2. चुनावी कदाचार। भारतीय चुनाव प्रणाली में कई कदाचारों से त्रस्त है, जैसे बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और धांधली। ये कदाचार चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कम करते हैं और वोट की पवित्रता से समझौता करते हैं। चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कुछ हिस्सों में इस तरह के कदाचार होते रहते हैं। 3. राजनीतिक का अपराधीकरण। भारतीय चुनाव प्रणाली के साथ एक और प्रमुख मुद्दा राजनीति का अपराधीकरण है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले कई उम्मीदवार संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुने जाते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को कमज़ोर करता है। ऐसे उम्मीदवारों की मौजूदगी से नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा में को भी खतरा है। 4. अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। भारतीय चुनाव प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित है, जिसका अर्थ है सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। हालांकि यह प्रणाली अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की ओर ले जाती है। परिणाम स्वरूप निर्वाचित प्रतिनिधियों में विविधता का अभाव होता है, जिससे जनसंख्या के हितों का तिरछा प्रतिनिधित्व हो सकता है। और एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन 4 पॉइंट्स। जनमत की भूमिका और महत्व को 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। 1. Public opinion shapes policy. Public opinion is a critical factor in shaping government policies. Elected officials and policymakers often take into account public opinion polls when deciding how to approach various issues. They use this poll to gauge how their constituents feel about a particular issue and adjust their policies accordingly. 2. Public opinion is a check of government. Public opinion serves as a check on the government by holding elected officials accountable for their actions. If the public disagrees with a particular policy or decision, they can express their dissent through various means such as protest, media coverage and social media. This can influence the government to change its policy or decisions to better reflect the will of the people. 3. Public opinion is a reflection of societal value. Public opinion reflects the value and belief of the society. It provides insight into what people care about, what they prioritize, and what they are willing to tolerate. Understanding public opinion helps us to better understand the culture and social dynamics of a society and how they are changing over time. 4. Public opinion is an essential component of democracy. Public opinion is a cornerstone of democracy. In a democratic system, the government derives its legitimacy from the consent of the governed. Public opinion is the mean by which the governed express their consent or dissent. It is essential that the government listens to and take into account the opinion of the citizens if it is to maintain its legitimacy and govern effectively. 1. जनता की राय नीति को आकार देती है. सरकार की नीतियों को आकार देने में जनता की राय एक महत्वपूर्ण कारक है.
निर्वाचित अधिकारी और नीति निर्माता अक्सर विभिन्न मुद्दों पर कैसे संपर्क करें यह तय करते समय जनमत सर्वेक्षणों को ध्यान में रखते हैं। वे इन चुनावों का उपयोग यह जानने के लिए करते हैं कि उनके घटक किसी विशेष मुद्दे के बारे में कैसा महसूस करते हैं और तदनुसार अपनी नीतियों को समायोजित करते हैं। 2. जनता की राय सरकार पर एक आँच है। जनता की राय निर्वाचित अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराकर सरकार पर एक जांच के रूप में कार्य करती हैं। यदि जनता किसी विशेष नीति या निर्णय से असहमत है तो वे विरोध, मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न माध्यमों से अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। यह लोगों की इच्छा को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए सरकार को अपनी नीतियों या निर्णयों को बदलने के लिए प्रभावित कर सकता है। 3. जनमत सामाजिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। जनमत समाज के मूल्यों और विश्वासों को दर्शाता है। यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि लोग किस चीज़ की परवाह करते हैं, वे क्या प्राथमिकता देते हैं और वे क्या बर्दाश्त करने को तैयार हैं। जनता की राय को समझने से हमें समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है और समय के साथ वे कैसे बदल रहे हैं। 4. जनमत लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है। जनमत लोकतंत्र की आधारशिला है। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार अपनी वैधता शासितों की सहमति से प्राप्त करती है। जनता की राय वह साधन है जिसके द्वारा शासित अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करते हैं। यह आवश्यक है कि सरकार अपनी वैधता बनाए रखने और प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए अपने नागरिकों की राय को सुने और उन पर विचार करे। 20. Examine any 4 problems that you consider responsible for the environmental degradation. किसी ऐसे किन्हीं 4 समस्याओं की परख कीजिए जिन्हें आप पर्यावरण के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी मानते हैं। 1. Climate change. The burning of fossil fuels, deforestation, industrial activities contribute to the release of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane, which trap heat in the atmosphere and cause global warming. Climate change has severe environment consequences including rising sea level, melting glacier, more frequent and intense natural disasters, loss of biodiversity and health impact on human and animals. 2. Land use changes. Land use changes such as deforestation, urbanization and agricultural expansion can lead to environmental degradation. Deforestation, for example, can result in soil erosion, loss of biodiversity and disruption of water cycles, as well as the release of carbon stored in trees into the atmosphere. Urbanization can result in the loss of green spaces and the production of pollution from transportation and industrial activities. Pollution. Pollution from industrial and agriculture activities, transportation and waste disposal can have severe environmental consequences. Water pollution, for example, can harm aquatic ecosystem and make water sources unsafe for drinking or recreational purposes. Air pollution can lead to the respiratory problems and contribute to climate change. Plastic pollution, a growing problem worldwide, can harm wildlife and marine ecosystems. 4. Unsustainable consumption and production. Unsustainable pattern of consumption and production, including the use of non-renewable resources, contribute to environmental degradation. Overconsumption of meat, for example, contributes to deforestation, greenhouse gas emission and water pollution from animal waste. The use of fossil fuels for transportation and energy production is unsustainable and contributes to climate change. The production of goods and services can also generate waste and pollution which can harm the environment. 1. जलवायु परिवर्तन. जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो वातावरण में गर्मी को रोक लेती हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। जलवायु परिवर्तन के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हैं जिनमें समुद्र का जल स्तर बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना, बारंबार और तीव्र प्राकृतिक आपदाएं, जैव विविधता की हानि और मनुष्यों और जानवरों पर स्वास्थ्य प्रभाव शामिल हैं। 2. भूमि उपयोग में परिवर्तन. भूमि उपयोग में परिवर्तन जैसे कि वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि विस्तार पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण, जैव विविधता की हानि और जल चक्र में व्यवधान के साथ साथ पेड़ों में संग्रहित कार्बन को वातावरण में छोड़ा जा सकता है। शहरीकरण के परिणामस्वरूप हरित स्थानों का नुकसान हो सकता है और परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों से प्रदूषण का उत्पादन हो सकता है। 3. प्रदूषण. औद्योगिक और कृषि गतिविधियों,
परिवहन और अपशिष्ट निपटान से होने वाले प्रदूषण के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जल प्रदूषण जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और जल स्रोतों को पीने या मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए असुरक्षित बना सकता है। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया भर में बढ़ती समस्या वन जीवों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। 4 अस्थिर खपत और उत्पादन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सहित उपभोग और उत्पादन के असंधारणीय पैटर्न पर्यावरणीय क्षरण में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए मांस की अत्यधिक खपत, वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पशु अपशिष्ट से जल प्रदूषण में योगदान करती हैं। परिवहन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग अस्थिर है और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी अपशिष्ट और प्रदूषण उत्पन्न कर सकता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। और एग्जामिन एनी 4 रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। भारत में सांप्रदायिक हिंसा के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों की परख कीजिए। 1. Historical grievances. India has a long history of communal tension and violence. The country has seen multiple instances of inter-religious conflicts and communal riots in the past. Historical grievances such as religious conflict dating back century often result in violence in the present. 2. Political manipulation. Communal violences in India is often politically motivated. Politicians exploit religious sentiments for electoral gain by stoking fear and hatred among different religious communities. They often use religious symbols and slogans to polarize voters along religious lines. This creates an environment of mistrust and animosity among communities, which can erupt into violence. 3. Economic competition. Communal violences in India is sometimes sparked by economic competition. Religious groups may compete for economic resources such as land, job, and business opportunities. This competition can turn into conflict, especially when one religious group perceives that the other is getting a disproportionate share of these resources. 4. Perception of discrimination. Discrimination based on religion is another reason that fuels communal violence in India. Discrimination against in matters such as education, employment, and access to public services. This feeling of discrimination can create a sense of resentment and anger, which can lead to violence. 1. ऐतिहासिक शिकायतें. भारत में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। देश में अतीत में अंतर धार्मिक संघर्षों और सांप्रदायिक दंगों के कारण उदाहरण देखे हैं। ऐतिहासिक शिकायतें जैसे सदियों पुरानी धार्मिक संघर्ष अक्सर वर्तमान में हिंसा में परिणत होते हैं। 2. राजनीतिक हेरफेर. भारत में सांप्रदायिक हिंसा अक्सर राजनीति से प्रेरित होता है। राजनेता विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भय और घृणा को भड़काकर चुनावी लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। वे धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए अक्सर धार्मिक प्रतीकों और नारों का इस्तेमाल करते हैं। इससे समुदायों के बीच अविश्वास और दुश्मनी का माहौल पैदा होता है जो हिंसा में बदल सकता है। 3. आर्थिक प्रतिस्पर्धा. भारत में सांप्रदायिक हिंसा कभी कभी आर्थिक प्रतिस्पर्धा से भड़क जाती है। धार्मिक समूह भूमि, नौकरी और व्यवसाय के अवसरों जैसे आर्थिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता संघर्ष में बदल सकती है, खासकर जब एक धार्मिक समूह यह मानता है कि दूसरे को इन संसाधनों का अनुपातहीन हिस्सा मिल रहा है। 4. भेदभाव की धारणा. धर्म के आधार पर भेदभाव एक और कारण है जो भारत में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। अक्सर शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच जैसे मामलों में भेदभाव महसूस करते हैं। भेदभाव की यह भावना आक्रोश और क्रोध की भावना पैदा कर सकती है, जिससे हिंसा हो सकती है। सेक्शन बी, ऑप्शन 1, 21. नेम एनी 4 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। 1. The General Assembly. 2. The Security Council. 3. The Economic and Social Council for International Court of Justice. महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 22. Explain the mediation activities of the United Nations with the help of examples. संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता संबंधी गतिविधियों को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। UN play the role of mediator in case of conflict to solve and resolve them. Example, in 1950, UN tried to solve the Kashmir problem. In 1962, Cuban Missile Crisis is a good example of avoiding the direct military confrontation between US and USSR. 1987,
got an accord is signed by for withdrawal of Soviet troops from Afghanistan. 1991 Cambodia problem was solved. 1967 issue between Israel and Palestine was resolved to some extent. In 2003 Israel was stopped to construct wall in occupied Palestine territories. संयुक्त राष्ट्र संघर्षों को सुलझाने और उन्हें हल करने के मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है. उदाहरण 1950 में यूएन ने कश्मीर समस्या को हल करने का प्रयास किया. 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट अमेरिका और यूएसएसआर के बीच सीधे सैन्य टकराव से बचने का एक अच्छा उदाहरण है. 1987 सेना की वापसी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए अफगानिस्तान से सोवियत सेना. 1991 कंबोडिया की समस्या का समाधान हुआ. 1967 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का मुद्दा कुछ हद तक सुलझा लिया गया था. 2003 में इजराइल को अधिकृत फिलिस्तीन क्षेत्रों में दीवार बनाने से रोक दिया गया था. 23. Evaluate the role and contribution of WHO in saving the world from deadly diseases. विश्व को घातक बीमारियों से बचाने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका और योगदान का मूल्यांकन कीजिए. WHO has been very actively working for preventing spread of deadly diseases. Aim of the WHO: 1. Preventing the spread of diseases. 2. Curing diseases. 3. Preventing the outbreak of diseases. It has encouraged research with cheap preventives, especially vaccine for tuberculosis and DDT malaria. WHO is working on research for a vaccine to cure AIDS, polio eradication. Immunization is another important program for which WHO is working. WHO is also against the use of tobacco in developing countries. All the above efforts and the success thus achieved say the story of WHO's role and contribution. घातक बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए WHO बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है. WHO के उद्देश्य: 1. रोग के प्रसार को रोकना. 2. रोग निवारण. 3. रोग के प्रकोप को रोकना. इसने सस्ते निवारकों विशेषकर तपेदिक और DDT मलेरिया के टीकों के साथ अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है. WHO एड्स के इलाज के लिए एक वैक्सीन के लिए शोध पर काम कर रहा है. पोलियो उन्मूलन प्रतिरक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन काम कर रहा है. WHO विकासशील देशों में तंबाकू के इस्तेमाल के भी खिलाफ है. उपरोक्त सभी प्रयास और इस प्रकार प्राप्त सफलता WHO की भूमिका और योगदान की कहानी कहती है. और इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन. संयुक्त राष्ट्र पर एक ध्रुवीय विश्व के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए. Unipolar world after the Cold War led many countries to rise against socialist dictatorship, fall of Berlin Wall and unification of two Germanys. Mobs in Poland, Hungary, Bulgaria and other countries got freedom from the clutches of dictatorship. Even the USSR disintegrated. All these new countries abandoned socialism and embraced the ideology of liberal democracy and free market economy. The US became the single superpower and had dominance in all the field. The USSR became an ally of the US in matter of arms control, international security, settlement of regional conflicts. China has achieved impressive economic progress after abandoning the socialist model. The role of UN has increased in restoring peace and security. All these factors affected the working of UN. The Security Council has become an active agent of US. Transparency and democratic function of the UN has suffered. The role of the UN during the first Gulf War to vacant Iraq, invasion on Kuwait is the best example of new trend. In 2003, US invaded Iraq without caring for the UN. All this happening show the impact of US on the United Nations. शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीय दुनिया ने सामाजिक तानाशाही के खिलाफ कई देशों का नेतृत्व किया और बर्लिन की दीवार का गिरना और दो जर्मनी का एकीकरण, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और अन्य देशों में भीड़ को तानाशाही के चंगुल से आज़ादी मिली. यहाँ तक कि यूएसएसआर भी बिखर गया. इन सभी नए देशों ने समाजवाद को त्याग दिया और उदार लोकतंत्र और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की विचारधारा को अपनाया. अमेरिका एकल महाशक्ति बन गया और सभी क्षेत्रों में उसका प्रभुत्व हो गया. यूएसएसआर हथियारों के नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान के मामलों में अमेरिका का सहयोगी बन गया. समाजवादी मॉडल को छोड़ने के बाद चीन ने प्रभावशाली आर्थिक प्रगति हासिल की है. शांति और सुरक्षा बहाल करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बढ़ गई.
इन सभी कारकों ने यूएन के कामकाज को प्रभावित किया। सुरक्षा परिषद अमेरिका की सक्रिय एजेंट बन गई। संयुक्त राष्ट्र की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक कामकाज प्रभावित हुआ है। पहले खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत पर खाली इराक के आक्रमण के दौरान संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नई प्रवृत्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र की परवाह किए बिना अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। ये सभी घटनाएं संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका के प्रभाव को दर्शाती हैं। ऑप्शन 21 डिस्क्राइब एनी टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के किन्हीं दो महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए। फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी। 1. To advise the government on all matters relating to the methods of recruitment in making appointments to civil services, either directly or by proportion. 2. To advise on the suitability of candidates for appointment, promotion and transfer. यूपीएससी के कार्य: 1. सीधे या पदोन्नति द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्तियां करने में भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना। 2. नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर सलाह देना। 22. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्रधानमंत्री कार्यालय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। PMO assists the Prime Minister in the fulfillment of his/her various responsibilities. It provides secretarial assistance and crucial advice to the Prime Minister. PMO is an extra constitutional body and has a status of Department of the Government of India. PMO puts all the file before the Prime Minister for orders and instructions. PMO prepares notes on the matters to be discussed by the Prime Minister. पीएमओ प्रधानमंत्री को उनकी विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करता है। यह प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता और महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करता है। पीएमओ एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है और इसे भारत सरकार के विभाग का दर्जा प्राप्त है। पीएमओ आदेश और निर्देश के लिए सभी फाइलों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखता है। पीएमओ प्रधानमंत्री द्वारा चर्चा किए जाने वाले मामलों पर नोट्स तैयार करता है। 23. एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के प्रशासन पर होने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। Committed bureaucracy in India is supposed to be committed to national objectives and responsive to social needs. Committed bureaucracy is the answer to the ills of maturity that crippled the development process in India. Committed bureaucracy is to answerable to result and committed for performance a goal. The concept of committed bureaucracy was much contested in political and administrative circles. It was thought that this type of bureaucracy will produce yes men and would be committed to the minister and not to the development. Many scholars are of the opinion that committed bureaucracy will be aligned with the ideology of the party in power. These doubts are there, and in India people are more interested in selfish motives. But even then, if he committed is not for party in power but for development, interested in progress, free from any bias, then it can do a great service to the nation. But the question of committed is to answered positively. भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही को राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। प्रतिबद्ध नौकरशाही तटस्थता की बुराइयों का जवाब है जिसने भारत में विकास प्रक्रिया को पंगु बना दिया। प्रतिबद्ध नौकरशाही परिणाम के प्रति जवाबदेह होती है और प्रदर्शन और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा राजनीति और प्रशासनिक हलकों में काफ़ी वादित था। यह सोचा गया था कि इस प्रकार के नौकरशाही हाँ कहने वाले पैदा करेगी और मंत्री के प्रति प्रतिबद्ध होगी, न कि विकास के लिए। कई विद्वानों का मत है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही को सत्ता में पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ा जाएगा। ये शंकाएं हैं और भारत में लोग स्वार्थी उद्देश्यों में अधिक रुचि रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रतिबद्धता सत्ताधारी पार्टी के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए हो तो प्रगति में रुचि रखता है। किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त है तो यह राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। लेकिन प्रतिबद्धता के सवाल का सकारात्मक उत्तर देना है। और एनालाइज द रोल ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू चेक करप्शन। भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। CVC is high power committee set up by Government of India in 1962. Vigilance cell has been
created in several government departments, and CVC is the highest level to check corruption. CVC is located in the Minister of Home Affairs and has an autonomous status. Its jurisdiction extends to all employees of the central government and employees of public undertaking, corporate bodies and all other organizations working under the central government. It receives complaint directly from the aggrieved party. It collect information about corruption and malpractices, may ask the concerned minister or department to inquire into the case, may ask CBI to conduct inquiry, may register a case and conduct investigation. Role of CVC is limited as it is not a statutory commission. The procedure is very lengthy and many people are not much interested to repost to CVC. Its role is advisory, so it cannot punish any guilty officer but can only recommend. CVC इन 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उच्च शक्ति समिति है। कई सरकारी विभागों में सतर्कता प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और CVC भ्रष्टाचार की जांच के लिए उच्चतम स्तर पर हैं। CVC गृह मंत्रालय में स्थित है और इसकी एक स्वतः स्थिति है। इसका अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और सार्वजनिक उपक्रमों, कॉर्पोरेट निकायों और केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले अन्य सभी संगठनों के कर्मचारियों तक फैला हुआ है। यह पीड़ित पक्ष से सीधे शिकायत प्राप्त करता है। यह भ्रष्टाचार और कदाचार के बारे में जानकारी एकत्र करता है। संबंधित मंत्रालय या विभाग से कुछ पूछ सकते हैं। आपकी पूछताछ CBI से जांच कराने को कह सकते हैं, मामला दर्ज कर जांच करा सकते हैं। CVC की भूमिका सीमित है क्योंकि यह कोई वैधानिक आयोग नहीं है। प्रक्रिया बहुत लंबी है और बहुत से लोग CVC को दोबारा पोस्ट करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसकी भूमिका सलाह देने वाली है, इसलिए यह किसी भी दोषी अधिकारी को सज़ा नहीं दे सकती बल्कि केवल सिफारिश कर सकती है। सी लिंक डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर।